28 वीक्स लेटर की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रेज वायरस का टेरर छोड़ा था। वायरस अभी भी लोगों को ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बीज बना रहा है और इस हॉरर के बीच में हम एक छोटी सी कंट्री साइड कॉटेज में कुछ सर्वाइवर्स को देखते हैं। यहाँ रहते हैं डॉन और एलिस जो किसी तरह अपनी जान बचा के यहाँ छुपे हैं। जेकब और किम नाम के दो लोग और एक बूढ़ा कपल भी उनके साथ है। ये लोग एक होपलेस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, जीने की उम्मीद। एलिस किचन में जो कुछ भी अवेलेबल है उससे डिनर प्रिपेयर कर रही होती है जब डॉन उसके पास आता है। डॉन और एलिस दोनों इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों एंडी और टैमी को कुछ दिन पहले एक स्कूल ट्रिप के लिए फ्रांस भेज दिया था। रेज वायरस सिर्फ ब्रिटेन तक लिमिटेड था, इस वजह से इनके बच्चे बच गए। दोनों ये बात सोचकर रो पड़ते हैं, पर कुछ भी हो उन्हें सर्वाइव करना था। सब लोग डिनर टेबल पे बैठे होते हैं और घर का एटमॉस्फेयर एक हॉन्टेड साइलेंस जैसा लग रहा होता है। ना कोई आवाज ना कोई रोशनी, क्योंकि बाहर सिर्फ मौत का साया था। लेकिन तभी एक धमाका होता है। दरवाजे पे जोर जोर से नॉक होता है। कोई चीख रहा होता है, मुझे अंदर आने दो प्लीज, मुझे बचा लो। जब सब लोग दरवाजा खोलने के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं, एलिस इंसिस्ट करती है कि जो भी हो हमें उसे अंदर लेना चाहिए। जब दरवाजा खोला जाता है तो एक 10 साल का लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। लड़का अंदर आके हद से ज्यादा एग्जॉस्टेड लग रहा था। जब उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या हुआ तो वो बताता है, मेरे मम्मी पापा ज़ॉम्बी बन गए थे और मेरे पीछे भाग रहे थे। ये सुनकर सब लोग शॉक में आ जाते हैं। कितने लोग थे? जेकब पूछता है। लड़का घबरा कर बोलता है, बहुत सारे। पैनिक शुरू हो जाता है और एलिस एक छोटी सी गैप से विंडो के बाहर झांकती है और उसका चेहरा उतर जाता है। बाहर एक पूरा ज़ॉम्बी का झुंड था और तभी एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी फुल स्पीड में दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। ज़ॉम्बी ने जिम पर अटैक कर दिया। सब लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बीज चारों तरफ से घुसने लगते हैं। एलिस बच्चे को लेकर ऊपर की तरफ भागती है। डॉन पीछे ही था। वो एलिस से चिल्लाकर कहता है, बच्चे को छोड़ो, हमें यहाँ से भागना होगा। पर एलिस नहीं मानते। बाकी लोग अलग से जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग कपल ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। डॉन ऊपर जाता है और एक खिड़की से नीचे कूदने की तैयारी करता है। एलिस और वो लड़का एक रूम में बंद हो जाते हैं। चारों तरफ से ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। एलिस डॉन से चीख कर हेल्प मांगती है, डॉन प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो। लेकिन डॉन कुछ नहीं करता, वो सिर्फ दरवाजा बंद कर लेता है। वो अपनी ही बीवी को ज़ॉम्बी के हवाले छोड़ देता है। एलिस के चीखने की आवाज धीरे धीरे बंद होने लगती है। डॉन के चेहरे पे गिल्ट का समुंदर दिख रहा होता है, पर वो वहाँ नहीं रुक सकता था। वो रोशनी की तरफ भागता है और ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग जाते हैं। रास्ते में उसे जेकब मिलता है जो एक छोटी सी बोट को छुड़ा रहा होता है। डॉन और जेकब बोट को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेकब गलती से पानी में गिर जाता है। ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं और कुछ ही सेकेंड्स में वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। डॉन किसी तरह बोट को चलाकर वहाँ से निकल जाता है। ये सीन बहुत ही इंटेंस था। एक तरफ डॉन का सर्वाइवल मोड और दूसरी तरफ उसका अपनी बीवी को छोड़ने का गिल्ट। एक महीने बाद ज़ॉम्बीज बिना खाने के एक एक करके मरने लगते हैं। आर्मी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए वापस आती है और जो भी बचे कुछ इन्फेक्टेड दिखते हैं उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि डॉन को आर्मी ने बचा लिया है और अब वो एक सेफ जोन में रहता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं और पूरे ब्रिटेन से ज़ॉम्बीज खत्म हो चुके हैं। अब कहानी इंट्रोड्यूस करती है डॉक्टर स्कारलेट को, जो वायरस पे स्टडी करने के लिए यहाँ आई है। आर्मी भी अब यहाँ स्टेशनड है जो सिचुएशन को कंट्रोल में रख रही है। वायरस अब ब्रिटेन से कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुका है, इसलिए जो लोग स्कूल ट्रिप्स या दूसरे रीजन से फॉरेन कंट्रीज में फंसे हुए थे उन्हें वापस लाने का एक बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। लेकिन एक रूल होता है, सभी लोग सिर्फ डिस्ट्रिक्ट 1 नाम के सेफ जोन तक ही रेस्ट्रिक्टेड होंगे, जो कि आर्मी की फुल सिक्योरिटी में होगा। अब तक 100 के आसपास लोग वापस आ चुके होते हैं और अलग अलग बिल्डिंग्स में शिफ्ट हो चुके हैं। इसी दौरान हमें वापस दिखाई देते हैं डॉन के बच्चे टैमी और एंडी, जो फ्रांस में फंसे हुए थे और अब वापस आए हैं। डॉक्टर स्कारलेट थोड़ी टेंशन में आ जाती है जब वो दोनों बच्चों को देखते हैं। वो सोचती है कि ये बच्चे इस नए एनवायरनमेंट को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे स्कारलेट एंडी को ऑब्जर्व करती है, उसे एक अजीब चीज नोटिस होती है। उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग है। वो पूछती है, तुम्हारे फैमिली में और किसी की आंखें ऐसी हैं? एंडी कहता है, हाँ मेरी मॉम एलिस की भी आंखें ऐसी ही अलग थी। ये सुनकर स्कारलेट शॉक में आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि एंडी की जीन्स में भी कुछ स्पेशल हो सकता है। डॉन अपने बच्चों को रिसीव करता है। अब डॉन डिस्ट्रिक्ट 1 का एक एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके पास पूरे सेफ जोन का एक्सेस है। वो बच्चों को अपने पेंट हाउस ले जाता है और उन्हें बताता है कि एलिस मर चुकी है। लेकिन डॉन एक बात उनसे छुपा लेता है कि उसने एलिस को ज़ॉम्बीज के बीच छोड़ दिया था। एंडी हर रात अपनी माँ के बारे में सोचता है और उसे बार बार नाइटमेयर्स आते हैं। वो अपनी माँ का चेहरा धीरे धीरे भूल रहा था। अगले दिन डॉन अपने काम पर चला जाता है, लेकिन एंडी और टैमी चुपके से सेफ जोन से भाग जाते हैं। वो दोनों अपने पुराने घर जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वहाँ से अपनी माँ का कोई फोटो ले सके। आर्मी के सर्विलेंस कैमरास उनकी मूवमेंट ट्रैक कर लेते हैं, पर तब तक ये दोनों अपने घर पहुंच चुके होते हैं। एंडी को घर के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दोस्तों यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। एंडी को वहाँ अंदर
एलिस मिलती है। हाँ, जो एलिस को डॉन ने ज़ॉम्बीज के बीच छोड़ दिया था वो अभी भी जिंदा थी। एंडी शॉक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, पर एंडी को सडनली कुछ अजीब होने लगता है, उसके शरीर में पेन होने लगता है। वो चीख कर नीचे आता है, तब तक आर्मी वहाँ पहुंच जाती है और तीनों को वापस सेफ जोन ले जाती है। एलिस को क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। डॉक्टर स्कारलेट एलिस का ब्लड सैंपल कलेक्ट करती है और टेस्ट करना शुरू करती है, और फिर आता है सबसे बड़ा रिवेलेशन, एलिस एक कैरियर है। ये सुनकर स्कारलेट के होश उड़ जाते हैं। एलिस इन्फेक्टेड तो थी, पर उसका इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल था कि उसने वायरस को अपने बॉडी में कंट्रोल कर लिया था, और इस वजह से वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। लेकिन उसके सलाइवा और ब्लड से ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए वो ज़ॉम्बी के अटैक से बच गई थी और घर के एक छुपे हुए हिस्से में रह रही थी। कितने महीने तक एक सीक्रेट कैरियर बनी एलिस अब फाइनली वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार वायरस फिर से दुनिया तबाह करने वाला था। जनरल स्टोन को जब पता चलता है कि एलिस एक कैरियर है, इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी ज़ॉम्बी नहीं बनी, तो वो तुरंत उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन डॉक्टर स्कारलेट उसके अगेंस्ट जाती है। वो आर्ग्यू करती है कि एलिस का इम्यून सिस्टम इतना यूनिक है कि शायद उसके ब्लड से एक वैक्सीन या क्योर डेवलप किया जा सकता है। लेकिन जनरल स्टोन नहीं मानता। उसका एक सिंपल रूल था, कोई इन्फेक्शन रिस्क नहीं ले सकता। दूसरी तरफ डॉन को इस सब के बारे में पता चलता है। उसके अंदर गिल्ट वापस उठता है और वो सीक्रेटली एलिस से मिलने के लिए क्वारंटीन एरिया में अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले लेता है। वो एलिस के पास जाता है, रो पड़ता है, उससे माफी मांगता है। एलिस अब भी उससे प्यार करती थी तो वो उसे माफ कर देती है। दोनों इमोशनल मोमेंट में एक दूसरे को किस करते हैं, और बस ये सबसे बड़ी गलती साबित होती है। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर डॉन का चेहरा बदलने लगता है, उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं, वो चीखने लगता है और फिर उसके अंदर का रेज वायरस एक्टिवेट हो जाता है। डॉन फुल फ्लैश ज़ॉम्बी बन चुका था। एलिस शॉक में होती है, वो चिल्लाती है, लेकिन डॉन तुरंत उस पर अटैक कर देता है। उसका मर्डर ब्रूटल होता है। वो एलिस को बार बार सिर्फ एक एनिमल की तरह मारने लगता है, और यहाँ से नई इन्फेक्शन आउटब्रेक की शुरुआत होती है। रेज वायरस वापस फैलने लगता है। डॉन अब बेस के अंदर सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है। वो एक एक करके उनको इन्फेक्ट कर रहा होता है, और देखते ही देखते डिस्ट्रिक्ट 1 एक बार फिर हॉरर जोन बन जाता है। स्कारलेट, टैमी और एंडी जल्दी से लोगों के साथ भागने लगते हैं। जनरल स्टोन इमरजेंसी कोड रेड डिक्लेयर कर देता है। कोड रेड का मतलब था फेज 1 सभी इन्फेक्टेड को मार दो, फेज 2 अगर वायरस कंट्रोल नहीं होता तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रोको, फेज 3 अगर कुछ भी काम नहीं करता तो पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर दो। इस टाइम तक एंडी और स्कारलेट एक दूसरे से अलग हो चुके थे। एंडी एक रूम में लॉक हो गया था और स्कारलेट टैमी के साथ दूसरी जगह छुप गई थी। डॉन अब एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बन चुका था। वो ज़ॉम्बीज के एक पूरा झुंड को लीड करते हुए सेफ रूम के बाहर पहुंच गया, जहां सिविलियंस बंद थे। अंदर लोग चीख रहे थे और डॉन अग्रेसिवली डोर तोड़ने लगता है। एंडी उसे देखते ही अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है और एक डार्क रूम में छुप जाता है। नीचे लोगों की चीखें और इन्फेक्शन फैलने की आवाजें सुनाई देने लगती है। अब सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। आर्मी स्नाइपर्स को अलर्ट किया गया, लेकिन उनके लिए आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल था कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। इसलिए जनरल स्टोन ऑर्डर देता है, सबको मार दो। स्नाइपर्स सिविलियंस को भी गोली मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मोरल कन्फ्लिक्ट आता है। डॉयल जो कि स्नाइपर था, उसे ये सब देखकर बुरा लगता है। उसका काम सिर्फ इन्फेक्टेड लोगों को मारना था, न कि इनोसेंट सिविलियंस को। तभी उसकी नजरें एंडी पर पड़ती है, जो गोली से मरने वाला होता है। डॉयल तुरंत डिसीजन लेता है, वो अपनी ड्यूटी छोड़कर नीचे आ जाता है और एंडी को बचा लेता है। वो एंडी, स्कारलेट और टैमी को लेकर एक सेफ जगह पहुंचता है। वहाँ एक और बुजुर्ग औरत भी छुपी होती है, जो पैनिक में होती है। वो देखकर शॉक में हो जाती है कि आर्मी हमें क्यों मार रही है। स्कारलेट उसे समझाती है, कोड रेड का फाइनल फेज ये है कि अगर कुछ काम नहीं किया तो पूरा शहर उड़ा दिया जाएगा। डॉयल वापस आता है और कहता है, यहाँ रुकना अनसेफ है, हमें तुरंत निकलना होगा। वो सब चुपके से वहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर फौजियों की फायरिंग शुरू हो जाती है। इस अटैक में बुजुर्ग औरत गोली लगने से मर जाती है। तभी डॉयल का एक पायलट दोस्त फ्लिन उसे रेडियो पे मैसेज भेजता है, पूरा शहर 4 मिनट में उड़ा दिया जाएगा, तुम लोग तुरंत एक सिटी के बाहर फेयर ग्राउंड पे आ जाओ, मैं हेलीकॉप्टर लेकर तुम्हें वहाँ से निकाल लूंगा। अब सिर्फ 4 मिनट का टाइम बचा था और ज़ॉम्बीज, आर्मी और एक्सप्लोजन के बीच डॉयल, स्कारलेट, टैमी और एंडी को सरवाइव करना था। डॉयल, स्कारलेट, टैमी और एंडी एक टनल में भागने लगता है। तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, पूरा शहर तबाही के एज पर होता है, लेकिन ये लोग किसी तरह जिंदा बच के भाग निकलते हैं। स्कारलेट डॉयल को बताती है कि एंडी को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर उसकी माँ एलिस के जीन्स है और उसके ब्लड से वैक्सीन डेवलप हो सकती है। एंडी एक वॉकिंग क्योर हो सकता है। तभी फ्लिन डॉयल को रेडियो पे कांटेक्ट करता है, तुम्हारी तरफ कुछ ज़ॉम्बीज बढ़ रहे हैं, जल्दी करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ये सुनकर सब लोग एक जगह छुपने लगते हैं। फ्लिन हेलीकॉप्टर लेकर आता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वो सिर्फ डॉयल को लेने आया होता है। फ्लिन जितने लोग देख रहा था वो उन्हें हेलीकॉप्टर में लेने से मना कर देता है। मुझे ऑर्डर्स है कि कोई भी सिविलियन को नहीं उठाना, वरना हम सबको मार दिया जाएगा। ज़ॉम्बीज पास आ रहे होते हैं। फ्लिन जल्दी से डॉयल से कहता है, तुम लोग स्टेडियम तक पहुंचने की कोशिश करो, मैं वहां मिलूंगा। और वो हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाता है। जाते जाते फ्लिन आर्मी के एक सोल्जर को गोली मार देता है ताकि ज़ॉम्बीज उसकी तरफ ध्यान दे। अब डॉयल, स्कारलेट, टैमी और एंडी एक बार फिर ज़ॉम्बीज से भाग रहे होते हैं। सिटी के अंदर आर्मी ने नर्व गैस रिलीज कर दी थी,
थी जो पूरे सिस्टम को डैमेज कर रही थी। सर्वाइवर्स एक बंद कार के अंदर छुपने लगते हैं पर ज़ॉम्बीज कार पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन गैस की वजह से ज़ॉम्बीज भी गिरने लगते हैं और मरने लगते हैं। तभी आर्मी सोल्जर्स वापस आने लगते हैं, लेकिन वो सबको मारने वाले थे। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी तो डॉयल बाहर आकर कार को धक्का लगाने लगता है, पर तभी आर्मी उसे इन्फेक्ट होने का शक करके गोली मार देती है। डॉयल हीरोइकली मर जाता है और टैमी और एंडी किसी तरह स्टेडियम के टनल की तरफ भाग जाते हैं। यहाँ पर एक और हॉरर इनका इंतजार कर रहा था, डॉन का ज़ॉम्बी वर्जन। डॉन अब पूरी तरह खतरनाक ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी बन चुका था। उसने स्कारलेट को पकड़ लिया और बिना किसी मर्जी के उसका सर फाड़ दिया। टैमी और एंडी डर के मारे भागने लगते हैं, पर डॉन अब भी उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार डॉन एंडी पर अटैक कर देता है। वो एंडी को जोर से काट लेता है और सबको लगता है कि एंडी अब इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। एंडी भी अपनी माँ एलिस की तरह इम्यून होता है। वायरस उसके अंदर जाता तो है, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम उसे ज़ॉम्बी नहीं बनने देता। तभी टैमी एक गन उठाती है और अपने ही फादर डॉन को मार देती है। अब सिर्फ टैमी और एंडी जिंदा बचे हैं। अब उसके पास एक चॉइस थी, बच्चों को ले या ना ले, पर आखिरकार वो उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाता है और ब्रिटेन से बाहर ले जाता है। कैमरा स्लोली सिटी पर जूम आउट होता है और दिखाई देता है कि ज़ॉम्बीज फिर से पूरे लंदन में फैल गए हैं। 28 दिन फास्ट फॉरवर्ड होने के बाद फ्लिन का हेलीकॉप्टर फ्रांस के पास क्रैश हो चुका होता है। रेडियो पर एक फ्रेंच आदमी मदद मांग रहा होता है और तभी एक शॉकिंग मोमेंट आता है। ज़ॉम्बीज एक टनल के थ्रू फ्रांस की तरफ भाग रहे होते हैं। अब वायरस सिर्फ ब्रिटेन तक लिमिटेड नहीं रहा, अब रेज वायरस यूरोप में फैलने वाला था और दुनिया एक और टेरिफाइंग नाइटमेयर में गिरने वाली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।